नाम जमूरत बेगम सिद्दीकी है और मैं प्राथमिक विद्यालय होशनाबाद, विकास क्षेत्र समताबाद, जनपद फर्रुखाबाद में अध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा 7 साल का अनुभव जिला शिक्षा कक्षा संस्थान फर्रुखाबाद में कार्य करने का है, जिससे कि मैं बड़े बड़े संस्थानों से जुड़ी रही हूँ और मेरे अंदर ये सब करने के लिए ललक पैदा हुई। उसके बाद मैंने बेसिक शिक्षा उन्नयन के लिए एक बेसिक शिक्षा उन्नयन हेतु एक पत्रिका बाल बैतरणी का संपादन 2007 में शुरू किया और जो माननीय डॉक्टर लाल सिंह जी के मार्गदर्शन में मैंने शुरू की थी और अब उसका 7वां एडिशन आने वाला है और मैं बहुत प्रोत्साहित हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ से विद्यालय जब वापस जा रही हूँ तो बहुत ही चीज़ें सीख कर बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मैं बराबर यहाँ से मेरा संपर्क रहेगा और मैं इस तरह कार्यक्रम से आगे भी जुड़ी रहूँगी। क्या सीख के जा रही हैं आप वो और बता दीजिए। ये पपेट सीख के जा रही है। हाँ और इसको अब थोड़ा सा अपने आवाज़ के हिसाब से इसको मुँह हिलाना चाह रहा हूँ, ये इसका आसान सा तरीका है। बोलो। यहाँ मैंने ये पपेट बनाना, पपेट चलाना, उसके साथ साथ कागज़ का काम, पेंटिंग का काम, ये सब सीखा है। अब किससे सीखा आपने? और आपके बारे में तो मुझे नाम नहीं मालूम है। प्रमोद शर्मा। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। ये सब जो मुझे सिखाया है माननीय परम श्रद्धेय श्री प्रमोद शर्मा जी ने और मैं सुबह से यहाँ पे उनके साथ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है कि मेरा रिजर्वेशन है तो मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा ये शो करके दिखाना चाहती हूँ कि सर ने मुझे किस तरह से सिखाया। और बहुत बढ़िया। साची कह रहे लल्लू राम मेरे भैया पूरो न मानो, पड़ी बोली के वो सबको काम मेरे ददुआ पूरो न मानो। स्कूल मदरसा आइया लड़का बच्चा ले आइया, स्कूल मदरसा आइया लड़का बच्चा ले आइयो, सबके नाम लिखइयो जैसे हो सके पढ़ियो, आगे बढ़े तेरी संतान मेरे। बहुत सुंदर गाती है आप, बहुत अच्छा गाती है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे 5 सितंबर की, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन है और वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, हमारे स्कूल में भी शिक्षक दिवस मनाया गया और सभी शिक्षकों को पुरस्कार भी दिए गए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी बात करी कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। शिक्षक दिवस पूरी तरह से शिक्षकों के सम्मान का दिन है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन होता है। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। सन 1962 में जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ विद्यार्थी उनके पास गए और उनका जन्मदिन मनाने का निवेदन किया। उन्होंने अपना जन्मदिन व्यक्तिगत नाम से नहीं बल्कि पूरे शिक्षक समाज को सम्मानित किए जाने के उद्देश्य से शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की इच्छा व्यक्त करी। तभी से हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। वे एक महान शिक्षक तो थे ही, मगर एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे और उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सुशोभित किया। अच्छा, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी एक महान शिक्षक तो थे ही और उन्होंने अपना जन्मदिन भी शिक्षकों को समर्पित कर दिया। हाँ रचित,
वो एक महान शिक्षक तो थे ही, जैसे मैंने कहा कि वो दार्शनिक भी थे, मगर उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कम से कम मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि उन्होंने जो सम्मान शिक्षकों को दिलाया वो आज भी उनको मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलता है, मगर मन से मिलना चाहिए। तो साथियों, हमारे शिक्षकों को सचमुच सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वही हमें शिक्षा देकर आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रचित, और वही हमको शिक्षा देके आगे बढ़ाते हैं। जब शिक्षकों की बात हो ही रही है रचित, तो हमारे पास एक जो पहले पत्रों के उत्तर में कभी नहीं आया, एक पैकेट कहूँ कि पार्सल कहूँ या बहुत सारे कागज़ कहूँ, ज्ञान के कागज़ कहूँ, वो एक स्कूल से हमें एक शिक्षिका ने भेजे हैं। और वो क्या हैं मैं तुमको उनके बारे में बताता हूँ और उनको दिखाता भी हूँ। ये भेजा है हमें एक शिक्षिका ने, जिन्होंने अपने विद्यालय भरतनगर, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से 5 वर्षों की वार्षिक पत्रिका बाल वैतरणी की प्रतियां भेजी हैं। इन वार्षिक पत्रिकाओं में इनके विद्यालय के अलावा अन्य स्कूल अध्यापकों, नागरिकों, विद्यार्थियों के लेख सम्मिलित किए गए हैं। इनके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल स्तर पर किए जा रहे नवाचारों का विवरण दिया गया है। इन पत्रिकाओं में ग्रामीण क्षेत्र के इसी विद्यालय के पूर्व छात्रों का विवरण भी दिया गया है, जो वर्तमान में उच्च पदों पर हैं और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसा मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे, ग्रामीण प्रदेशों में खासकर, जो कि इस तरह के काम कर रहे होंगे, जो नए नए काम कर रहे होंगे। हम लोगों ने तो आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दिखाया, उदाहरण दिया, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप जिन कार्यों को जो स्कूल में आप करते हैं अपने बच्चों के साथ में, और समझते हैं कि औरों को भी उसके बारे में पता होना चाहिए, सोच के देखिए, हम उसके लिए अच्छा माध्यम हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने इस शिक्षिका का भेजा गया ये पत्र, या कहिए कि उनकी रिपोर्ट देखी। हमारे आपसे अनुरोध है, आप हमें लिखना चाहें अपने उन शिष्यों के बारे में जो आज अच्छे ओहदों पे हैं, जीवन में अच्छा कर रहे हैं, या फिर नवाचार जो आप अपने स्कूलों में कर रहे हैं, हम तक पहुंचाइए ज़रूर। हम औरों को भी दिखाएंगे और वाकई में अच्छा लगेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कोशिश है। इससे तो शिक्षा को अधिक बढ़ावा मिलेगा।
प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के समान ही प्रत्येक संस्था का इतिहास भी उत्थान और पतन से भरपूर होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो आज धूल से धूसरित है वही कल पुष्पों से सुशोभित और सुवासित भी होगा। जिसने शिशिर की बर्फीली आंधियों और झंझाओं को सहन किया है वही कल वसंत की बहार भी देखेगा। जिसने कष्टों का आह्वान किया है वही सुखों की कल्पना करना भी जानता है, और जिसने मृत्यु के आंचल में शयन करना सीखा है सच्चे अर्थों में वही जीने का अधिकार भी रखता है। इन सभी प्रकार की विडंबनाओं के बीच वक्त के बेरहम थपेड़ों से जूझता हुआ आज भी बेसिक शिक्षा जगत फर्रुखाबाद में अपने स्थिति को बनाए रखने में भले नाकाम हुआ, परंतु अपने अस्तित्व को सम्मान के साथ लेकर जी रहा हूँ और जीता रहूँगा। जानना चाहते हैं आप कि मैं कौन हूँ? मैं प्राथमिक विद्यालय रोशनाबाद। अपने जन्म के संबंध में तो सभी दूसरों से सुनकर ही जानते हैं, उसी प्रकार मैंने भी अपने जन्म के संबंध में सुना। मेरे जन्म से पूर्व शिक्षा मकतब, मदरसों और गुरुकुलों में दी जाती थी। भाषा, गणित, नैतिक शिक्षा, धर्म, अध्यात्म आदि पर केंद्रित की जाती थी। जब मैं पैदा हुआ तो देश पर महारानी विक्टोरिया का शासन था। एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले जन समुदाय के प्रकाश वाहक के रूप में मेरा अभ्युदय हुआ। एक समय ऐसा भी था जब ऐसा लगता था जैसे मैं अलादीन का चिराग हूँ। जो मेरी रोशनी में नहा लेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा हुआ भी, क्योंकि क्षेत्रवासी आशा और आस्था के साथ आते मेरी गोद में समा जाते। जीवन संघर्ष से स्वयं को तैयार कर अपने आगे के लक्ष्य की विश्वास के साथ अपने आगे के लक्ष्य की ओर बढ़ जाते। अभी भी मैं अपने भूतपूर्व छात्रों को भूला नहीं हूँ। अगर बताने और गिनाने पर आ जाऊं तो हजारों पन्नों की पवित्र पोथी बन जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां मेरे भूतपूर्व छात्रों ने अपना परचम न लहराया हो। न जाने कितने अपने सुख साधनों को त्याग कर केवल और केवल अपनी मातृभूमि के मुरीद हो गए, और न जाने कितने प्रसन्नता की बेड़ियां तोड़ते हुए देश भूमि पर हंसते हंसते शहीद हो गए। आजादी के बाद भी मेरे भूतपूर्व छात्रों ने शासन प्रशासन में जिम्मेदारियां संभाली हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षक बनकर तो सेंचुरियां बना डाली हैं। वर्तमान समय में भी मेरे सानिध्य में पले बड़े बच्चे मेरे सम्मान को बचाते रहे हैं। राज्य स्तरीय अनेकों प्रतियोगिताओं में मेरे नाम का परचम लहराते रहे, लेकिन समय के साथ साथ सार्वजनिक उपेक्षा के चलते मेरे संसाधनों में अप्रत्याशित अभाव होते जा रहे हैं और मेरा बोझ बढ़ता ही जा रहा है। विगत सत्र मैंने जो देखा और भोगा है, जिसे देखकर मैं खून के आंसू रोया हूँ। लगभग 250 बच्चों की व्यवस्था एक शिक्षा मित्र और एक शिक्षक के कंधों पर। शिक्षा मित्र इतने बड़े गांव का बीएलओ भी, शिक्षक पर विद्यालय अभिलेखों, सूचनाओं, मध्याह्न भोजन व्यवस्था का भार भी। परिणाम स्वरूप शिक्षक भी खोया बच्चे का विद्यालय आने का सपना भी कहीं खो गया है। चाह है केवल एक समय का भोजन पाने की, साल में 2 जोड़ी कपड़े और 300 रुपए छात्रवृत्ति पाने की। जब तक ये नहीं मिलता विद्यालय से जुड़ाव रहता है। जब ये सब चाहतें पूरी हो जाती हैं तो यही जुड़ाव अलगाव का रूप ले लेता है। फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जिनमें जाति, वर्ग, संप्रदाय के अनुसार विभिन्नता नहीं होती। मैं महसूस करता हूँ कि इनमें प्रकृति प्रदत्त बल है, बुद्धि है, विवेक है, साथ ही है असीम जीवंतता। अगर नहीं नजर आते तो केवल इनकी आंखों में सपने, क्योंकि इनकी आंखों के सपने चुरा लिए हैं माता पिता की अशिक्षा, गरीबी के चलते, श्रम और पूंजी के अलोकतांत्रिक बंदरबाट ने।
सपने देखे तो तब जाएं जब आंखें सही सलामत हों। अंधी आंखें, कटे फटे पंख सपने देखने नहीं देते, ऊपर उठने नहीं देते। मेरी ही दीवार पर सर्व शिक्षा अभियान का लोगो, जैसे सलीब पर लटके हैं बच्चे, जो पेंसिल लिखने के लिए उनके हाथ में होना चाहिए, उस पर बैठकर जैसे खेल रहे हूँ। इससे अनजान की ये बाल्यावस्था काल ही इनके जीवन की दिशा तय करेगा और इन्हीं के दिशा ज्ञान से ये देश आगे और पीछे की ओर बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान समय में मेरा महत्व कम हो गया हो। आजकल ज्यादातर अभिभावक मनौतियां मनाते हैं, अपना सपना पूरा करने को हर हथकंडा अपनाते हैं। सपना केवल एक कि किसी प्रकार उनके पाल्यों को मेरी सेवा करने का एक मौका मिल जाए और उनकी कई पीढ़ियों के जीवन यापन हेतु भय मुक्त व्यवस्था मिल जाए। लेकिन मेरी सेवाएं लेने के नाम पर भागते हैं यही लोग मुझसे दूर, मेरी छाया से भी दूर, जैसे मैं छूत की बीमारी हूँ। फिर भी मेरा परिसर भरा रहता है अनेकों ऐसे बालक बालिकाओं से जिनके अभिभावकों के पास अभाव है इनकी परवरिश हेतु समुचित संसाधनों का। लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली है और मुझे प्राप्त हुआ है फिर से एक जागरूक, संवेदनशील और समर्पित उत्तराधिकारी, जिसने मेरे बिगड़ते स्वरूप को निहारा, नहलाया धुलाया, फिर से मेरी जुल्फों को संवारा, मेरे घावों की मरहम पट्टी की, मेरे फटे पुराने वस्त्रों को साफ सुथरा कर फिर से उन्हें चमकदार बनाया। फिलहाल मेरे उत्तराधिकारी ने मेरे माध्यम से मेरे परिसर में साथी अवकर्मियों के सहयोग से अंधता निवारण अभियान छेड़ा है। अर्थात मेरे सानिध्य में जो भी बच्चा आए वो अंधी आंखें लिए यहाँ से वापस ना जाए, ना भटके वो बस और रेलवे स्टेशनों पर अपेक्षित वाहन में बैठने है, ना गिड़गिड़ाए किसी के सामने बैंकों में अपना फार्म आदि भरवाने है, दवा के बदले कहीं जहर ना पी जाए, कर्ज माफी के धोखे में घर मकान खेत खलिहान ना लिख जाए। अगर इतना करना संभव हो गया तो इन्हीं वीरान आंखों में सपने भी अपना घर बनाएंगे। जब सपने आएंगे तो इन्हें साकार करने को पंख भी निकल आएंगे। फिर से मेरे बच्चे उड़ेंगे अनंत आकाश में और उड़ते ही जाएंगे, उड़ते ही जाएंगे, उड़ते ही जाएंगे। इसके लिए समुदाय से है केवल एक अपेक्षा, तुम मुझे बालक दो, मैं तुम्हें मानव दूंगा। देखना शेष है कि रोशनाबाद का जन समुदाय इस उमंगी को कितना सहयोग दे पाएगा। क्या यहाँ पर नामांकित बच्चे का अभिभावक उसे विद्यालयी वेशभूषा में नियत समय पर नियमित विद्यालय भेज पाएगा? साथ ही वो जितना पढ़ना लिखना जानता है उसे अपने ही बच्चे को सिखाने में कुछ जिम्मेदारी वो भी निभा पाएगा? और मुझे आदर्श विद्यालय बनाने का ये दिवा स्वप्न क्या वास्तव में मेरी अपेक्षानुसार पूरा हो पाएगा? मैं उस पे डालूंगी यूट्यूब पे अपने शिक्षा के क्षेत्र में 4 धामों और मक्का मदीना से भी अधिक महत्व रखने वाले संस्थानों की कमान को अपने बलिष्ठ हाथों में थामे रखने वाले समस्त उपस्थित श्रद्धेय मनीषियों को मेरा शत शत नमन। मेरा नाम जमूरत बेगम है, शाद उपनाम है। जनपद फर्रुखाबाद में अनौपचारिक शिक्षा साक्षरता अभियान बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के पद से लेकर एकेडमिक रूप में जनपद के सर्वोच्च पद यानी प्राचार्य डाइट तक के पद पे काम किया है। अब जिनके सानिध्य में ये जरा ध्यान देने वाली बात है सर, मैं ध्यान चाहूंगी। हाँ, खास तौर से त्रिपाठी जी का खास तौर से त्रिपाठी जी का मैं ध्यान चाहूंगी उसकी तरफ। जिनके सानिध्य में इसी कक्ष में मैंने जो कुछ सीखा, मेरा सौभाग्य है कि आज वो मेरे समक्ष उसी कुर्सी पर विराजमान है, परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है
बालकों के शैक्षिक संवर्धन में अभिप्रेरणा, नवाचार, शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री एवं समुदाय की भूमिका। इस किसकी भूमिका? समुदाय, समुदाय की भूमिका। समुदाय, कम्युनिटी, कम्युनिटी, समुदाय में कम्युनिटी, समुदाय की प्रस्तावना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए मेरुदंड का काम करती है, परंतु वर्तमान समय में शिक्षा के व्यावसायीकरण के चलते समाज का बहुत बड़ा वर्ग, जिसके बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं, शिक्षा के प्रति उदासीन होता चला जा रहा है, जिसके चलते मध्याह्न भोजन, गणवेश, छात्रवृत्ति, शिक्षकों के प्रयास तथा शासन की नीतियों के कारण विद्यालय में नामांकन तो हो जाता है, परंतु 100% ठहराव न होने के कारण अध्यापक बच्चों में गुणवत्तापरक शिक्षा को मानकों तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाता। दूसरी तरफ बढ़ते हुए भौतिकवाद के कारण निरीक्षक वर्ग एवं मीडिया हमारे कमजोर बिंदुओं को ही हाईलाइट करते हैं। हम शिक्षकों के अच्छे प्रयास देखने वाली आंखें भी अब नहीं रही हैं, जो जाने अनजाने शिक्षा कर्मियों एवं समाज में नकारात्मक सोच के पोषण हेतु वातावरण तैयार करने में मददगार साबित हो रहे हैं, जिसके कारण शिक्षक हताशा का शिकार तथा समुदाय का विश्वास इन सरकारी स्कूलों से उठता चला जा रहा है, जो गुणवत्ता उन्नयन का प्रमुख कारण है। उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं सर, वो बदलिए उधर। कहा जाता है कि अनुभूति से ही निकलती है अभिव्यक्ति। एक छोटे से पल की अनुभूति किसी को क्या से क्या बना दे कोई नहीं जानता। उदाहरण हुआ यूं कि प्रोन्नति का आदेश लिए जब मैं गांव हजियापुर विकासखंड शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद पहुंची, तो पूरा गांव घूमने के बाद भी मुझे कहीं विद्यालय दिखाई नहीं दिया। जब मैं वापस जाने के लिए मुख्य मार्ग की ओर बढ़ रही थी, तो कुछ लोगों ने साहस बटोरकर मुझसे वहां आने का कारण पूछा। मैंने जब बताया कि मैं प्रधान अध्यापक बनाकर इस गांव में भेजी गई हूं, तो वहां एक भूचाल आ गया। सैकड़ों की संख्या में गांव वासी महिला पुरुषों ने पुरुष आशा और याचना भरी आंखों से मुझे निहार रहे। सबके वोटों पर एक ही बात थी कि तुम आए गए तो स्कूल होएगा, अब जाइयो। पहली बार मैंने महसूस किया इस समाज में मेरा भी कोई महत्व है। ईश्वरीय इच्छा समझ हजियापुर गांव में आदर्श विद्यालय की स्थापना का संकल्प ले मैंने कार्यभार ग्रहण किया। विद्यालय भवन और संसाधन विहीन इस विद्यालय में मेरे और ग्रामवासियों के साझा प्रयासों से जो शैक्षणिक व शिक्षणेतर क्रियाकलाप आयोजित किए गए, वे अपने आप में गुणात्मक परिणाम देने वाले साबित हुए और बेसिक शिक्षा जगत फर्रुखाबाद में एक नई क्रांति के उद्भव का कारण बने। विस्तार से जानने के लिए देखें बाल वैतरणी पत्रिका प्रथम, द्वितीय व तृतीय अंक। अब क्रियान्वयन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नवंबर 2011 में मेरा समायोजन प्राथमिक विद्यालय भारतनगर, वही 50 वाली समस्या आ गई। गांव छोटा था कि वो बच्चे कम है, तो प्रधान अध्यापक का पद खत्म कर दिया गया। अच्छा। हाँ। नवंबर 2011 में मेरा समायोजन प्राथमिक विद्यालय भारतनगर विकासखंड शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद के एक ऐसे विद्यालय में हुआ जहाँ नामांकन 111 था, परंतु औसत उपस्थिति 35% के आसपास रहती थी, जो मेरे लिए विस्मय के साथ साथ चिंता का विषय भी थी। इस प्रकार की परिस्थितियों में गुणवत्तापरक शिक्षा की बात सोचना भी एक दिवा स्वप्न जैसा लगता था, जिसके चलते विद्यालय में नामांकित छात्रों की उपस्थिति और ठहराव में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक था। अतः मेरे द्वारा सबसे पहले इसी समस्या को चिन्हित कर इस पर रणनीति बनाई गई। विद्यालय में नामांकित प्रत्येक बच्चे से अपना फोटो लाने के लिए कहा गया और बच्चों का प्रोफाइल तैयार किया गया। इस प्रक्रिया में फर्जी नामांकन पकड़ में आ गया। फर्जी नामांकन वाले छात्रों के अभिभावकों से विचार विमर्श कर उनके नाम खारिज कर दिए गए, जिससे छात्र संख्या 93 रह गई, परंतु उपस्थिति प्रतिशत में सकारात्मक बदलाव दृष्टिगोचर होने लगा। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित लक्ष्य मॉड्यूल के पैटर्न पर चलते हुए बच्चों को शैक्षणिक स्तर अनुसार समूहों में बांटा गया।
सभी अभिकर्मियों को अभिप्रेरित कर एक नवीन उत्साह के साथ कार्य करने हेतु तैयार किया गया। शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा की पुनर्स्थापना के लिए समुदाय और विद्यालय का पारस्परिक समन्वय बहुत आवश्यक था। अब मैंने अपना ध्यान इस ओर केंद्रित किया। इसके लिए मैंने खेल का सहारा लिया। बैडमिंटन के 4 रैकेट और शटल का डिब्बा लिए जब मैं विद्यालय में उपस्थित हुई और छुट्टी से 1 घंटा पूर्व मैंने विद्यालय परिसर में बच्चों को इकट्ठा कर चिड़िया बल्ला खिलाना शुरू किया, परंतु ऊबड़ खाबड़ परिसर में खेलते हुए बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था। अतः परिसर को समतल करने का सुझाव बच्चों की तरफ से ही आया, जो मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप था। शनिवार के दिन जब बच्चे खुरपी और फावड़े लेकर विद्यालय परिसर का समतलीकरण कर रहे थे तो उनके अभिभावकों ने भी सहयोग किया। परिणाम स्वरूप उसी दिन परिसर के समतलीकरण के साथ साथ क्यारियां बनाकर फूलदार पौधे भी लगाए गए। विद्यालय के प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाने का ये प्रयोग आगे चलकर बड़ी प्रभावी भूमिका में सामने आया। अब हमें कक्षा शिक्षण की ओर प्रभावी रणनीति बनानी। ये भी एक कटु सत्य है कि जब तक बच्चा अपनी कक्षा के स्तरानुसार भाषाई दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे किसी भी विषय को समझने में कठिनाई होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों को परिवेशीय संदर्भ संसाधनों का प्रयोग कर शब्द भंडार बढ़ाने वाली अर्थात हमारे विद्यालय के सानिध्य में जो भी बच्चा आए वो अंधी आंख के लिए यहाँ से वापस नहीं क्योंकि बालकों की गुणवत्तापरक शिक्षा की स्थापना में भाषा कौशल प्रथम सीढ़ी है। बच्चे के विचारों की अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब बच्चे का शब्द भंडार पर्याप्त विकसित हो। इसमें सबसे अधिक परिवेशीय संदर्भ और संसाधन सहायक हो सकते थे। अतः इनका कक्षा शिक्षा में भरपूर प्रयोग किया गया। नोटबुक के स्थान पर धरती पर लिखने का भी अभ्यास कराया गया। व्हाइट बोर्ड व हरी पट्टी का प्रयोग भी किया गया। केवल इमला सुलेख और प्रश्नोत्तर के ही लिए नोटबुकों का प्रयोग किया गया क्योंकि बच्चे बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से थे। इस नवाचार से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार की गतिविधियों को केंद्र बिंदु बनाने से बच्चों में अंतः प्रेरणा, क्रियाशीलता, पारस्परिक सहयोग द्वारा सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है और बच्चों में परिवेश के प्रति वैज्ञानिक सोच का प्रस्फुटन होता है और बाह्य परिवेश भी शिक्षण अधिगम में सहायक की भूमिका निभाता है। अगला है एक अच्छी कक्षा संचालन के लिए शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री का बहुत महत्व है। विशेष रूप से जब हम गतिविधि आधारित शिक्षण की बात करते हैं, इसके लिए कबाड़ से जुगाड़ कर टीएलएम निर्माण किया गया। बच्चों में भी टीएलएम निर्माण कराया गया। परिवेशी संसाधनों का टीएलएम के रूप में प्रयोग किया गया और इसके साथ ही बी मार्ट कानपुर से मेरे द्वारा बच्चों के लिए टीएलएम खरीदे गए और उनका कक्षा शिक्षा में प्रयोग कराया गया। अब विद्यालय को क्रियाशील विद्यालय एवं कक्षाओं को क्रियाशील कक्षा कहा जा सकता था। अभी भी सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने मुंह बाए खड़ी थी कि बच्चों के पाठ्यक्रम में समाहित विषय वस्तु की समझ बच्चों में कैसे विकसित की जाए। अचानक एक दिन मेरी नजर दूरदर्शन के नेशनल चैनल के ज्ञान दर्शन कार्यक्रम से प्रसारित होने वाले टेली लेसन्स पर पड़ी। मैंने अपने वीडियो कैमरे से उनके वीडियो बनाए और उन्हें बच्चों को दिखाया। परिणामों को सकारात्मक दिशा में बढ़ता देख मुझे बल मिला। उसके बाद विद्यालय में अपने व्यक्तिगत लैपटॉप व सिस्टम द्वारा विषय वस्तु की समझ विकसित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। CIET दिल्ली की वीडियो लाइब्रेरी व इंटरनेट की सहायता से इन क्रियाओं को और समृद्ध बनाया गया। अब विषय वस्तु भी बच्चे बड़ी आसानी से सीख रहे थे। इस नवाचार का ये निष्कर्ष निकला कि सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चे भयमुक्त और रोचक वातावरण में बिना उबे बहुत कुछ सीख लेते हैं। साथ ही वो जो कुछ सुनते हैं उसे जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जिसको देखते हैं उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। चलचित्र द्वारा मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि सभी प्रकार के बच्चों को उनके मानसिक स्तरानुसार शिक्षा दी जा सकती है। मनोरंजन के लिए दिखाए जाने वाले चलचित्रों से शैक्षिक चित्र भिन्न होते हैं। 16 मिलीमीटर प्रोजेक्टर के द्वारा बालकों को प्रत्येक विषय का ज्ञान आसानी से दिया जा सकता है। यदि विद्यालय में किसी विषय विशेष का शिक्षक नहीं है तो भी वहां टेली लेसन्स की सहायता से पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है। अब जरूरत थी सीखी हुई विषय वस्तु के निरंतर अभ्यास हेतु किसी रोचक और कारगर क्रियाकलाप की, जिसके लिए 2010 में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बाल पुस्तकालय को माध्यम बनाया गया। किया ये जाता कि क्लास में डोरी बांधकर किताबों को उस पर लटका दिया जाता या किसी चौकी आदि पर सजा दिया जाता। एक पुस्तक वितरण रजिस्टर भी कॉलम खींच कर रखा जाता
और बच्चों को इस दिशा निर्देश के साथ कि वे जो भी किताब उठाएं अथवा रखें, रजिस्टर पर किताब का नाम अंकित कर हस्ताक्षर अवश्य करें। किताब में जो अच्छा लगे उसे अपनी नोटबुक पर उतारें, जो चित्र अच्छे लगे उन्हें बनाने का प्रयास करें, इसका जो भी विषय वस्तु तैयार हो उसका प्रदर्शन भी करें। इसके लिए शनिवार के दिन मध्याह्न पूर्व से समय का निर्धारित किया गया तथा सीखी हुई कविता, कहानी, पहेली, सामान्य ज्ञान, बनाए गए चित्रों का प्रदर्शन मध्याह्न भोजन के बाद करने हेतु समय निर्धारित किया गया। निसंदेह यह प्रयोग बच्चों में सीखे गए ज्ञान के पोषण और स्थायित्व के लिए बड़ा ही लाभप्रद साबित हुआ। बच्चे खेल खेल में जाने अनजाने अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे और गांव का प्रत्येक नागरिक मुझे सम्मान और आदर की दर से देख रहा था और हर जवान पर एक ही बात थी कि ऐसे हेड गए स्कूल में कबू न आओ। विस्तार से देखने के लिए, जानने के लिए देखें बाल वैतरणी पत्रिका का चतुर्थ, पंचम और षष्ठम अंक। इस प्रयोग से यह सिद्धांत सही सिद्ध हुआ कि बच्चे जब स्वयं करके सीखते हैं तो सीखी हुई विषय वस्तु उनके मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है, साथ ही सृजनात्मकता का भी विकास करती है। अंतिम चरण था सीखे हुए ज्ञान के अनुप्रयोग का, अर्थात बच्चों द्वारा किए गए सृजन को समाज के सामने कैसे लाया जाए, बच्चों की कार्य क्षमता को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बढ़ाया जाए, इसके अस्त्र के रूप में बाल वैतरणी पत्रिका पहले से ही माध्यम के रूप में कार्य कर रही थी। बच्चों द्वारा तैयार की गई रचनाओं और कलाओं ने पत्रिका के बाल किलकारी स्तंभ के अंतर्गत स्थान पाया। बाल वैतरणी पत्रिका से जनपद के अनेकों जागरूक शिक्षकों ने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर बाल वैतरणी परिवार द्वारा प्रदत्त क्रियाशील शिक्षक सम्मान को प्राप्त किया, जिसमें श्रीमती भारती मिश्रा सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय महमदपुर करसान विकास क्षेत्र बड़पुर एवं श्री नवीन चंद गंगवार प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौरसिया मझोला विकास क्षेत्र शमशाबाद का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिए जाने योग्य है। मैं बहुत आभारी हूँ केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की, जिसने इस नवाचार को ज्ञान दर्शन चैनल के कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल चैनल पर चलाकर इस मिशन पर काम कर रहे शिक्षकों का मनोबल व उत्साह बढ़ाया तथा न केवल शिक्षा जगत बल्कि संपूर्ण समाज को इस प्रकार के प्रयासों से परिचित कराया। ये प्रयोग इस तथ्य को सिद्ध करने में सक्षम है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपना पूरा मन लगाकर करता है तो उसकी आकांक्षा होती है कि लोग उसके कार्य को देखें और सराहें। हमारी छोटी छोटी सराहनाएं उस व्यक्ति के अंदर experience. Your deep insight into child psychology has enriched the lives of children living in the rural areas. Your innovative playway methods in mathematics such as Kyaryo Mein Garit have made the teaching outcomes most fruitful. You are also a writer and a poet and have actively engaged yourself in co-curricular programs like conservation of environment and sparrow preservation, thereby providing them with a new perception towards their surroundings. Baal Vaitarni, your handwritten magazine for school kids, addressing educational problems of the children and encouraging them to seek life through education, has found appreciable circulation and appeal. In recognition of your selfless dedication and your unstinting zeal in popularizing primary education, we present you with the citation of honor and confer the Lokmila Award for excellence in teaching in the primary upper primary classes in